हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको। हमारी जो क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी दादा भाई नौरोजी, डी लाला लाजपत राय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। जो बाल गंगाधर तिलक थे उनका पूरा नाम क्या था? तो उनका पूरा नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनका पूरा नाम था। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था गंगाधर तिलक और माताजी का नाम पार्वती बाई था। इनका जन्म कब हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 ईस्वी को। आगे देखिए, भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? ए डलहौजी, बी हेस्टिंग्स, सी क्लाइव, डी कैनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हेस्टिंग्स। ये हमारे प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। अंतिम कौन थे? तो अंतिम थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। ये हमारे स्वतंत्र प्राप्ति के बाद में प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र प्राप्ति के बाद में भी बने रहे थे, इसीलिए इनको स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सरकार के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए, किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? ए अवध, बी बंगाल, सी मैसूर, डी दिल्ली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त, डी पुष्यमित्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का जो शासक था घनानंद इसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। पाटलिपुत्र पर कब्जा किया था इन्होंने। कहाँ पर? पाटलिपुत्र पर। आगे क्वेश्चन देखिए, फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? ए हर्षवर्धन के काल में, बी अशोक के काल में, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। हर्षवर्धन के काल में फाहियान ने भारत का दौरा किया था। अगला देखिए, पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान ने पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण किया था। और राजस्थान के किस जिले में? तो वो हो जाएंगे हमारे नागौर जिले में। कब किए था? तो ये किया था 2 अक्टूबर 1959। किसके द्वारा? 73वां संविधान संशोधन 19
92 के द्वारा। आगे देखिए, पंचशील का जो सिद्धांत था उस पर हस्ताक्षर हुआ था। किस किसने किया था हस्ताक्षर? ए नेहरू और चाउ एन लाई के बीच, नेहरू और मंडेला के बीच, गांधी और चाउ एन लाई के बीच, डी गांधी और मंडेला के बीच। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नेहरू और चाउ एन लाई के बीच में पंचशील का जो सिद्धांत था उस पर हस्ताक्षर हुए थे। ये जो पंचशील का सिद्धांत था सह अस्तित्व की धारणा पर आधारित था। इसमें एक दूसरे के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसा इसके पंचशील के सिद्धांत में पारित हुआ था। यह कब हुआ था? यह 11 दिसंबर 1957 को। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1957 को 3 देश थे। कौन कौन से थे? भारत, यूगोस्लाविया और स्वीडन। इन तीनों के बीच में पंचशील के सिद्धांत पर हस्ताक्षर हुए थे, जिनमें कोई भी किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आगे देखिए, पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया था, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? ए मौलिक अधिकार, बी नीति निर्देशक तत्व, सी प्रस्तावना उद्देशिका में, डी इनमें से सभी में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना में या उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। ये कब हुआ था? हमारा जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसके द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द 42वां जो संविधान संशोधन 1976 में हुआ था उसमें ये 3 शब्द जोड़े गए थे। आगे देखिए, बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? ए अनुच्छेद 42, बी अनुच्छेद 12, 13, सी 23, 28, 29, डी अनुच्छेद 36। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 42 कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने दो। ये बालकों के लिए बनाया गया है। आगे देखिए, विश्व में निम्न में से किस एक प्रदेश में निर्वाह कृषि की जाती है? शीतोष्ण प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में, सी मानसूनी प्रदेश में, डी अर्धशुष्क प्रदेश में। ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसमें कि निर्वाह कृषि अधिक की जाती है, अधिक प्रचलित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मानसूनी प्रदेश में निर्वाह कृषि की जाती है। निर्वाह कृषि में सबसे प्रमुख कृषि जो फसल है वो कौन सी है हमारी? तो वो है हमारी धान की फसल। निर्वाह मतलब जो कि गरीब जो क्षेत्र के इलाके के जो लोग होते हैं वो अपनी आजीविका चलाने के लिए इस प्रकार की कृषि करते हैं। और ये कहाँ कहाँ पर होती है? जैसे कि विदेश में तो अफ्रीका, उपसारा महाद्वीप या अफ्रीका में, और भारत में 3 क्षेत्रों में होती है। एक
पहली है केरल, दूसरी है वेस्ट बंगाल और तीसरी है तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनमें ये गहन निर्वहन कृषि की जाती है। यहाँ पर मुख्य रूप से चावल की जो कृषि है वो ही की जाती है, जिससे वो अपनी आजीविका चलाने का प्रमुख साधन भी मानते हैं। आगे देखिए, भारतीय लघु उद्योगों के जो पतन है उसका प्रमुख कारण क्या था? ए, इंग्लैंड में बनी वस्तुओं का आयात, बी, मूल्यों में वृद्धि, सी, कृषि में अधिक लाभ, डी, अत्यधिक कर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इंग्लैंड में जो बनी वस्तुएं थी उनका आयात होने के कारण भारत के जो लघु उद्योग थे वो पतन की ओर चले गए, समाप्ति की ओर चले गए। मानव इतिहास में कौन सा काल या युग सबसे लंबा था? ए, नवपाषाण काल, बी, पुरापाषाण काल, सी, महापाषाण काल, डी, मध्यपाषाण काल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा पुरापाषाण काल। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? ए, चिरांद, बी, राखीगढ़ी, सी, सोतकाकोह और डी, गंभीरी वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चिरांद। ये हमारे हड़प्पा का स्थल नहीं है। आगे देखिए, मैंग्रोव भारत के निम्न वनों में से किसका सर्व प्रमुख वृक्ष है? ए, ज्वारीय वन का, बी, शुष्क सदाबहार वन का, सी, उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र वन का, डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ज्वारीय वन का। ये ज्वारीय वन कहाँ होते हैं? समुद्र तट के किनारे पाए जाते हैं। भारत में निम्न नदी बेसिनों में किसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है? ए, सिंधु नदी का, बी, ब्रह्मपुत्र नदी का, सी, गोदावरी नदी और डी, गंगा नदी का। सबसे ज़्यादा नदी बेसिनों में कौन सी नदी का क्षेत्रफल है? तो वो हो जाएगा हमारा गंगा नदी का। आगे देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो योग्यता है इनमें से कौन सी नहीं है? ए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह अन्य किसी लाभ के पद पर ना हो, डी, वह लोकसभा के निर्वाचन के लिए अहार्य हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वह अन्य किसी लाभ के पद पर ना हो। आगे देखिए, वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी रेडियो तरंगों को धरातल की ओर परिवर्तित करती है? ऐसी कौन सी परतें हैं जो रेडियो की जो तरंगें हैं उनकी धरातल की ओर परिवर्तित करती है? तो हो जाएगी हमारे ऑप्शन नंबर ए, छूमंडल, बी, समताप मंडल, सी, मध्यमंडल, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा मध्यमंडल। सबसे पहले कौन सी परत आती है हमारी? सबसे पहले हमारी क्षोभ मंडल। दूसरी परत कौन सी है? क्षोभ मंडल में जैसे कि बादलों का गरजना, आंधी तूफान, बरसात, ये सभी किस में आते हैं? बारिश क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरी परत है हमारी समताप मंडल। तीसरी परत कौन सी है? तीसरी है हमारी मध्य मंडल। चौथी कौन सी है हमारी? चौथी हमारी ताप मंडल। पांचवी कौन सी है? तो पांचवी है हमारी बहिर्मंडल। तो ये 5 परतें थी। सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। ये हमारी वायुमंडल की 5 परतें थी। तो फ्रेंड्स, आज हमने जीके के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे। डेली की क्लास के कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे।
आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।